लगातार इस मंच पर मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, वार पलटवार भी लगातार जारी है, बजट का आकलन भी हो रहा है। इस समय मैं बहुत ही दो खास मेहमानों को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि वार पलटवार का ये जो दौर है इसको अब हम आगे बढ़ाएंगे। सत्ता पक्ष क्या कह रहा है बजट को लेकर और क्या पलटवार विपक्ष कर रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। रंजीत रंजन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, कांग्रेस की सांसद है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इस वार का जो पलटवार तैयार कर आए हैं वो भी बहुत खास मेहमान है हमारे साथ, निशिकांत दुबे जी, गोड्डा से सांसद है। मैं बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ निशिकांत जी का स्वागत कीजिए। और इस मंच का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान। जन मन धन 2022 एबीपी न्यूज पर बजट कॉन्क्लेव लगातार जारी है और अब सीधी आर पार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आप देखने वाले हैं। मुझे लगता है शुरुआत निशिकांत जी मैं आपसे करूंगी। रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी सिकुड़ रही है, ये वो हालात जिसके बीच आम बजट आया। ऐसे में आप कह रहे हैं इसको अमृतकाल का बजट और विपक्ष विषैले तीर चला रहा है। तीन बातें जिससे ये जो हालात हैं इनको एड्रेस करने की सरकार ने कोशिश की है। पॉइंटेड तीन बातें वो सामने रख दीजिए जो या तो विपक्ष समझ नहीं पा रहा है या फिर जानबूझकर अनजान बन रहा है। उसके बाद मैं रंजीत जी का प्रतिक्रिया लूंगी। देखिए, विपक्ष ने कभी हमारे बजट को समझा ही नहीं 7 साल में। एक छोटा सा बात मैं कहूंगा कि 110 करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी 2014 तक, और आज वो जीडीपी जो है लगभग 2,30,000 करोड़ है। आजादी के 70-72 साल बाद तक आप 110 करोड़ पर थे और पिछले 7 साल में हमने उसको दुगुना किया। तो जीडीपी का जब रेशियो बढ़ा तो ये किसी न किसी को रोजगार दे रहा है। दूसरा है कि आजादी के 70 साल बाद तक आपने 90,000 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे बनाया और केवल 7 साल में हमने 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया। नेशनल हाईवे यदि बनाते हैं तो इसमें स्टील का भी उपयोग होता है, सरिया का भी उपयोग होता है, रोजगार भी होता है, बैंक लोन भी देते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आजादी के बाद 47 से लेके 2014 तक कांग्रेस ने केवल 3,000 किलोमीटर जो है नई रेल लाइन जोड़ी। सर मैं बीच में आना चाहूंगी माफी के साथ। इस तरीके से अगर बात रखेंगे तो यहां पर बहस जो है वो कंक्रीट हो नहीं पाएगी। बजट पर चर्चा करनी है हमें। उसी पर चर्चा कर रहा हूं। बजट के बिंदु बता दीजिए सर। ये जो पीएम गति शक्ति है, गति शक्ति जो है, इसमें जो 7 हमने एक एरिया चुने हैं, चाहे रेल का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, सिविल एविएशन का हो, रोपवे हो, बिल्कुल रोपवे हो, हाँ। वो जो हमने व्यवस्था सोची है, ठीक है, वो रोजगार को बढ़ाएगा। पीएम गति शक्ति आप कह रहे हैं इंजन बनेगा, रोजगार को बढ़ावा 100% इंजन बनेगा। दूसरी बात जो है कि जो गंगा के किनारे का जो एरिया है, जिस एरिया से मैं आता हूं, जिस एरिया से हमारी रंजीता रंजन जी आती हैं, उसके 5 किलोमीटर का जो चौड़ीकरण हमने किया है, जिसमें कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात हमने कही है, ठीक है। उसमें गंगा की भी सफाई होगी, किसानों को भी फायदा होगा और उससे जो किसानों का फसल दुगुना करते हुए रोजगार की बात है, वो दूसरी बात है, वो आगे बढ़ेगी। ठीक है। और तीसरा जो सवाल है, जो स्टार्टअप के लिए, जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए, जो ये सरकार आगे बढ़ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम भरपूर मौका देंगे जो कि रोजगार को बढ़ाएगा। स्टार्टअप, डिजिटल इकोनॉमी, प्रधानमंत्री गति शक्ति और वो 5 किलोमीटर के दायरे में गंगा किनारे जो जैविक खेती, उसके जरिए किसान। अब आप आ जाइए, बताइए कहां पर प्रॉब्लम है। आपने डिजिटल की बात करी, स्टार्टअप की बात करी, रोजगार की बात करी, 25 साल आगे का ब्लूप्रिंट की बात करी। मैं निशिकांत साहब आपकी सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि वर्तमान का कौन सा प्रिंट है? ब्लू छोड़िए, रेड छोड़िए, ऑरेंज छोड़िए, अभी का कौन से कलर का प्रिंट है जो 2 साल में मेरे ख्याल से 84% लोगों की आमदनी काफी डिक्रीज हुई। लगभग 4.5 करोड़, 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। लगभग 12 करोड़ 20 लाख लोगों की जॉब चली गई। और अगर आप कोरोना काल को छोड़ भी दे तो 2014 में ही आप 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि वर्तमान में क्या हम अमृतकाल 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 का भजन गाएं
या हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई की बात करें, अभी आप डिजिटल की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या डिजिटल में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जो आपके बजट में आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला, आप हमें ये बताएं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म रूरल एरिया में किस मिनिस्ट्री का क्या बजट है और किस तरह से उनके स्किल को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो 75% गांव का युवा है, उसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेकर कैसे आएंगे? आप फार्मिंग की बात कर रहे हैं, आप ये तो बताएं कि एमएसपी को लागू आप कर रहे हैं, सिर्फ 6% पूरे देश में है, और एमएसपी देने के बावजूद वो 6% किसान भी, क्या आपको तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि 40% लागत का घाटा उसको आज की तारीख में भी है, तो बजट में इनकी चर्चा क्यों नहीं हुई? किस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, निशिकांत जी जो बात वो कह रही हैं उसी को आगे बढ़ा देती हूँ, आपको जवाब देने हैं आज, तो इसलिए सवाल सब आपसे ही होंगे। जो मैंने पहले बात कही थी ना कि साहब रोजगार घट रहे हैं, है ना, और महंगाई बढ़ रही है, कमाई सिकुड़ रही है, मतलब कुल मिलाकर हालात आपातकाल जैसे, इलाज आज चाहिए, लेकिन सरकार का एटीट्यूड वो 25 साल वाला ब्लूप्रिंट कि नहीं नहीं इमरजेंसी में अभी इलाज नहीं होगा, अब शनिवार रविवार छुट्टी है, सोमवार को आना ओपीडी जब खुलेगी, ये हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब जीडीपी बढ़ रही है, जब 110 करोड़ से हम 230 करोड़ तक ले गए, तो केवल हवा में तो नहीं ले गए होंगे। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना डेवलप, जैसे अभी रूडी से मेरे पहले जो वक्ता थे आपके इसी मंच पर मैं सुन रहा था उनको, जैसे रूडी साहब ने कहा कि 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यह है कि भारत सरकार उस पर खर्चा करना चाहती है। ठीक है, तो जब 7.5 लाख करोड़ वो खर्चा की, पिछले साल उसने जो है 5.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया अभी बढ़ाया है, 5.5 लाख करोड़ यदि हमने खर्चा किया तो कहीं तो खर्चा किया होगा ना। आप दुनिया के हालात नहीं देख रहे हैं। मैं तो अभी एक बजट भाषण में जब मैं पिछली बार बोल रहा था, मैं अमेरिका में था जून जुलाई के महीने में। ठीक है, न्यूयॉर्क जैसा शहर, न्यूयॉर्क जैसा शहर जहां की पूरी दुनिया की इकोनॉमी रहती है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि बंद नहीं हो गया। ठीक है, आप कनॉट प्लेस में मुझे एक दुकान बता दीजिए कि बंद हो गया, खान मार्केट में एक दुकान बता दीजिए बंद हो गया, पटना में, दिल्ली में, जहां कहीं भी चलिए एक दुकान बंद नहीं हुई है। हमने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसके सारे कर्जे को जो है हमने सबवेंशन स्कीम के तहत भारत सरकार ने उसको ओन कर लिया। उसको हमने कहा कि तुम बाद में देना। बैंकों को हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए 40% पैसे के लिए कहा है। और आप ये बताइए कि कौन ऐसा किसान है जिसको कर्जा नहीं मिल रहा है, कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको कर्जा नहीं मिल रहा है, कौन ऐसा एमएसएमई सेक्टर वाला है जो नहीं दे रहा है। रोजगार का क्रिएशन यदि देखेंगे तो भारत ने जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में इस कोरोना काल में रोजगार को सुरक्षित किया है, महंगाई को सुरक्षित किया है, शायद दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और आपको मैंने एक न्यूयॉर्क का उदाहरण दिया, आपको मैं अभी लंदन में था, लंदन का उदाहरण दे सकता हूं कि सारी दुकानें जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की 40% दुकानें, बॉन्ड स्ट्रीट की 30% दुकानें जो है पूरी की पूरी बंद नजर आ रही हैं। आप यहां मुझे दिल्ली में एम्बियंस मॉल से लेके कनॉट प्लेस तक का एक भी दुकान बंद दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। यदि दुकानें बंद नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो रोजगार की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, अमृत बजट की बात कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल है। और ये अपोजिशन है, केवल वो आई वॉश कर रही है, इसको और कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये मुद्दे को भटकाना चाहते। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जिक्र किया उन्होंने, वो क्या विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है? और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जानते हैं किस तरीके से इकोनॉमी, उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, किस तरीके से उससे रोजगार बढ़ता है। और वाकई में पिछली बार 5.5 लाख था, ऐतिहासिक कहा गया था, और इस बार तो बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। मुझे ये बताइए, अगर आपका कैपिटल ग्रोथ बढ़ रही है, आपकी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, तो एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग 60 लाख के करीब बंद हो चुके हैं। आप एम्बियन मॉल की बात कर रहे हैं, खान मार्केट की बात कर रहे हैं, ये एक क्लास के लिए है, मासेस के लिए नहीं है। आपको मॉल याद आ रहे हैं, यूके याद आ रहा है, लंदन याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर में आप सांजेलिजा स्ट्रीट भी बोलिएगा, जो सबसे हाई क्लासेस लोगों के लिए है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्स स्टार्ट होते हैं 5 लाख से। मैं मास की बात कर रही हूँ, मासेस की बात कर रही हूँ। 60 लाख छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, उसकी बात कौन करेगा? किसानों की आय दोगुनी होनी थी, मैं फिर वहीं लेकर आ रही हूं। जो किसान के हालात थे, आज आपको कृषि बिल वापस लेना पड़ा। फिर मैं कहूंगी
कि एमएसपी पे भी उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो क्या बजट में जो 84% लोगों की आय डिक्रीज हुई, क्या उनकी बात नहीं करनी चाहिए थी? जिनकी नौकरियां गई उनकी बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, लेकिन रंजीत जी, वो कैपेक्स, उससे तो रोजगार आएगा ना, उसको तो कहीं ना कहीं आप मानिए ना कि हाँ ये एक अच्छा कदम तो है। ठीक है, हम मानते हैं। ठीक है। पी चिदम्बरम साहब ने भी कहा, मैं भी कहूंगी कि हम 25 साल का इंतजार करेंगे। आज जो 25 साल का युवा है, हम उसको कहते हैं कि निशिकांत दुबे जी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि बेटा अभी तो अमृतकाल मनाओ, 25 साल के बाद तुम्हारी नौकरी लगेगी। यानी वो 50 साल का होके जब रिटायरमेंट की दौड़ में आएगा, जो आप 55 साल करने वाले हैं, तो 5 साल की नौकरी देंगे। और ये गारंटी ले रहे हैं कि आप इस एटीट्यूड से, जो आपका तानाशाही वाला एटीट्यूड है, आप 25 साल राज करेंगे। वैसे ये अभी अभी आपने शगुफा छोड़ा है, 55 साल करने वाले हैं रिटायरमेंट की एज, या कोई ऐसी अंदर की खबर है? मेरे ख्याल से यहीं पर क्लैरिफिकेशन ले लेना चाहिए निशिकांत जी। नहीं, मैं पूर्णिया की ही बात करूंगा। सुपौल, सहरसा, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मैं उसी की बात करता हूं। दरभंगा में एयरपोर्ट आ गया, वो कौन चढ़ रहा है? नहीं चाहिए एयरपोर्ट। पूर्णिया में कौन सा दुकान बंद हो गया? सुपौल, सहरसा, जहां की आप सांसद रही, वहां कौन सा दुकान बंद हो गया? सिल्क इंडस्ट्रीज भागलपुर, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, आप ये समझिए कि यदि उसका एक्सपोर्ट जो है 5000 करोड़ था, तो ये पिछले 5 साल में जो है वो बढ़कर लगभग 7500 करोड़ पर हो गया है। तो क्या सिल्क इंडस्ट्री में जो है वो कोई अमीर लगा हुआ है? मैं तो चाहता था कि आप इसी मुद्दे पर आइए, जिससे कि मैं गोड्डा की बात करूं, देवघर की बात करूं, कटिहार की बात करूं, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और रूडी जी का छपरा का बात करूं। आप एक दुकान बता दीजिए ना कि बंद हो गया। इथेनॉल की फैक्ट्री बिहार सरकार खोल रही है कि नहीं खोल रही है? वहां इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एनटीपीसी कहलगांव का जो है एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? बाढ़ में जो इतने दिनों से एनटीपीसी नहीं चालू थी, वो चालू हुआ कि नहीं हुआ? औरंगाबाद में, नबीनगर में चालू हुआ कि नहीं हुआ? बक्सर में जो है वो चालू हुआ कि नहीं हुआ? हमारे गोड्डा में अभी 1600 मेगावाट का हम पावर प्लांट चालू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देवघर में हम एयरपोर्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मैं तो विकास की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। मैं तो चाहता था कि आप इस मुद्दे पर आइए, जो मेरा बड़ा अच्छा टॉपिक है और जिस अंग प्रदेश में पैदा हुआ हूं, उसी पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वहीं से पता चलेगा कि हमारा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। पर उन्होंने बीच में रिटायरमेंट वाली बात कर दी ना, 55 साल घटा रहे हैं क्या रिटायरमेंट की उम्र? ऐसा कुछ है क्या? ये कांग्रेस घटा रही होगी, हम तो 60 साल कर रहे हैं। और हमने तो बहुत अच्छा काम किया कि केंद्रीय जो कर्मचारी को जितना 14% जो है इक्विटी देती थी भारत सरकार, अब हमने राज्य सरकार को भी मजबूर कर दिया कि राज्य सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी 14% जो है इक्विटी राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, जिनसे उनका पीएफ और ग्रेजुएटी जो है सुरक्षित रहेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो हमने तो राज्य सरकार को कर दिया। अभी तो केंद्र में रंजीता रंजन जी की जो है सरकार नहीं है, जहां जहां राज्य में है, तो राज्य में ये अपने कर्मचारियों पर लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इनसे सवाल पूछ लीजिए। हमने तो इनको बाध्य कर दिया है कि इनको यही करना है। भ्रमित कर रही थी आप, 55 साल वाली बात भ्रमित कर रही थी आप। भ्रमित नहीं कर रही हूँ, इनके आप पूछिए इनसे, इनके गवर्नमेंट ने अभी जो सिचुएशन है उसमें लिया नहीं है। आज नहीं तो कल ये लेने वाले हैं। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो आ रहे हैं। अरे आप लोधी गार्डन तो जाते हैं, आप खान मार्केट लोधी गार्डन बहुत जाते हैं। वहाँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बेचारे माली है ना, वो भी डर से बेचारे, कभी की मेरी 5 साल पहले जॉब जाने वाली है। निशिकांत बाबू, निशिकांत बाबू, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसका डिस्कशन है, बजट का डिस्कशन है। मैं आपको घुमा के फिर बजट पे लेने आ चाहती हूँ। और निशिकांत जी, कुछ सवाल विपक्ष की तरफ से मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ फिर, कि आम आदमी टैक्स में राहत चाह रहा था, आपने नहीं दी। ऊपर से सरचार्ज जो अमीरों का कॉर्पोरेट का था 12 से 7% कर दिया। विद इन 2 ईयर में जो डेफिशिएंसी और जो लोगों को गरीबी के नीचे आना पड़ा, 4.5 करोड़ लोगों को भी 84% की डिक्रीज हुई। लेकिन अमीरों की जो आमदनी थी वो 23,12,000 करोड़ से विद इन 2 ईयर्स 53,16,000 करोड़ हो गई। मेरे ख्याल से रंजीत जी जो बात कर रही हैं, दरअसल जो बिलियनियर्स हैं इंडिया में, चाइना और यूएस के बाद हम तीसरा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं। और वहीं हम सब जानते हैं किस तरीके से मिडिल क्लास का दायरा सिकुड़ा है। करोड़ों लोग मिडिल क्लास से निकलकर गरीबी तबके में पहुंच चुके हैं। बेरोजगारी के आंकड़े हम सबके सामने हैं, 7.9%। तो सर, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि वो जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये वी शेप रिकवरी हो रही है, और जो विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब ये के शेप रिकवरी है, तो क्या ये वी और के वाला फर्क है क्या? इसी में आप लोग फंसे हुए हैं? एक तो सबसे पहले मैं बीच में जो टोकना चाहता था जी,
कि तकरीबन 30 साल हो गए मुझे दिल्ली में। जी। मैंने लोधी गार्डन आज तक नहीं देखा है। 30 साल में मैंने लोधी गार्डन का चेहरा नहीं देखा है। तो क्या होता है कि जो तकिया कलाम है वो बहुत चलते रहता है। वैसे उन्होंने खान मार्केट भी कहा था सर। खान मार्केट रंजीता जी बहुत ज्यादा जाती हैं, मैं तो शायद लाइफ में 8 या 10 बार गया। आपने सारी दुकानों का बता दिया, सीपी की दुकान का बता दिया। मैंने तो सहरसा सुपौल की बात की। अभी मैं आ रहा हूं जी। ये टैक्स की बात कर रही है। अमीरों के लिए जो टैक्स है इस देश में, चिदम्बरम साहब ने सारे टैक्स को, आप ये समझिए कि चाहे आप 1 करोड़ से नीचे के इनकम वाले हों, चाहे 1 करोड़ से ऊपर इनकम वाले हों जी, उसको उन्होंने 30% पर ला दिया था। ठीक है। हमारी सरकार है जिसने कहा कि 1 करोड़ से ऊपर जिसकी इनकम है उसको 40% देना पड़ेगा। यदि ये अमीरों के टैक्स की बात कर रहे हैं तो जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनको आज भी टैक्स 30%, एजुकेशन सेस, पेट्रोल सेस उनको देना पड़ता है। तो आप समझिए तकरीबन वो 33-34% के आसपास जो है अमीरों के लिए टैक्स। लेकिन जो आम आदमी, आम बच्चा, आम पढ़ा लिखा आदमी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देना चाहता है, भारत एक ऐसा देश है जहां की ये टैक्स हमने 15% पिछले बजट में किया, जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये अमीरों को हमने ज्यादा टैक्स किया या गरीबों के लिए टैक्स कम किया, ये तो लोगों को समझने का सवाल है। मैं तो एक मिडिल क्लास महिला हूं, जो इन्होंने जवाब, और मैं एक इनकम टैक्स पे हूं सर, और मेरा दर्द तो ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है मैक्सिमम वो 25% ही है, और एज एन इंडिविजुअल हमें जो है वो 30% की मार है। कॉर्पोरेट टैक्स तो 33% है, ठीक है, वो सब सेस वगैरह मिलाकर। और दूसरी बात ये सर कि जरा दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, ये 100 साल सदी की सबसे बड़ी महामारी आपदा, और जब वित्त मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं ये क्या कुछ कम है कि मैंने 2 साल टैक्स बढ़ाया नहीं? मतलब इस माहौल में भी 2 साल टैक्स बढ़ाया जा सकता वो था। अमीरों की बात कर रही है ना, नहीं, मिडिल क्लास को लेकर सवाल था उनसे। मिडिल क्लास को तो आप ये समझिए तकरीबन 10 लाख तक नहीं के बराबर टैक्स है, नहीं के बराबर टैक्स है। और दूसरी बात जो इस बजट में आप जिसको नहीं अनुभव कर पा रही हैं, और जो हम लोग लिटिगेशन में फंसते हैं, कि मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन में हमने मिस कर दिया किसी चीज को, और आपके ऊपर यदि पेनल्टी ठुक गई, बिल्कुल, वो 2 साल तक आपने मौका दे दिया है सुधार करने का। अब हमने मौका दे दिया कि 2 साल तक आप उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल, और ये सुधारने का मौका उनको लगेगा, उनको इसका फायदा होगा जो कि सीए, बहुत बड़ा सीए हायर नहीं कर सकते, जो पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको भी हमने सुधारने का मौका दिया और उसका कोई केस नहीं होगा। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जब सरकार खुद कह रही है कि उसके पास फिस्कल स्पेस है, उसके पास जीएसटी की कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शंस जिस तरीके के आए हैं, तो वो थोड़ा सा पास ऑन कर देते सर मिडिल क्लास को। पेट्रोल, डीजल, एक्साइज ड्यूटी, अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है। 2014 आखिरी बार इनकम टैक्स में रियायत 2014 में मिली थी। उसके बाद से आमदनी लोगों की 70% बढ़ गई है। उसके बाद से सरकार की पेट्रोल, डीजल को लेकर कमाई कितनी बढ़ी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में रियायत नहीं दी है। क्यों? आपने, मैं जो क्वेश्चन चाहता था वो आपने पूछ दिया। पिछली बार वो राशिद अल्वी साहब और रूडी साहब बोल रहे थे, तो मैं ऑडियंस से सुमित अवस्थी साहब को कह रहा था कि क्या मुझे मौका है ऑडियंस से बोलने का। जी, ये पेट्रोल डीजल एक इतना बड़ा खेल है। कांग्रेस ने, आपको पता है क्या किया? जब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, मतलब ये आम जनता को समझने वाला सवाल है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, ऑयल बॉन्ड, और कहा कि ये ऑयल बॉन्ड 5 साल से लेकर 10 साल में ये पूरा होगा। और तकरीबन 1,40,000 करोड़ से लेके वो 2.5 लाख करोड़ तक के ऑयल बॉन्ड जारी हुए। आम जनता को पेट्रोल, चूंकि चुनाव का माहौल था, पेट्रोल और डीजल के दाम कमाने थे, तो जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी हो गए। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार को वो ऑयल बॉन्ड का जो है पैसा देना पड़ा। 2.5 लाख करोड़ रुपया हमने इनके किए हुए कुकर्मों को जो पूरा आपको जानकारी दे दूं जी, कि वो ऑयल बॉन्ड किसी गरीब आदमी ने नहीं लिया। ऑयल बॉन्ड या तो अंबानी ने लिया, या अडानी ने लिया, या बिरला ने लिया, या डालमिया ने लिया। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको कह रहा हूं कि बिजनेसमैन को जितना फायदा ऑयल बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने दिया, हमको गरीबों का पैसा, यही टैक्स का पैसा, यही जनधन अकाउंट का पैसा, यही कर्ज लेकर पैसा उन अमीरों को
कांग्रेस के कुकर्मों का पैसा लौटाना पड़ा। इसलिए ऑयल का जो खेल है, इसमें जो आप कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ मिल गया, 50,000 करोड़ मिल गया, यदि सभी राज्य सरकार में हिम्मत है और यदि उनको लगता है कि ये आम गरीब जनता का जो है हम दोहन और शोषण कर रहे हैं और केंद्र सरकार कर रही है, तो उसको जीएसटी के दायरे में ले आए पेट्रोल और डीजल को, और उसके बाद आप हमसे हिसाब मांगिए कि हम पेट्रोल डीजल का दाम घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं। हम घटा देते हैं दाम, लेकिन राज्य सरकार उसको यदि बढ़ाए रखती है तो आम जनता को उसका पैसा नहीं जाता है। और ज्यादातर राज्य सरकारें कोई भी जीएसटी के दायरे में उसको लाने को तैयार है। आप रंजीता जी से जो है स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, आप कमिट करा दीजिए कि कांग्रेस जो है इस ऑयल और जीएसटी में लाने को तैयार है। जीएसटी में ले आए, बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है बाबू, ये रंजीत जी मुझे ऐसा लग रहा है दाव उल्टा पड़ गया। मतलब अभी तक आप लोग जो है वो अंबानी अडानी के नाम लिया करते थे, यहाँ पर बीजेपी के सांसद एबीपी न्यूज के जन धन 2022 के कॉन्क्लेव में बैठकर कांग्रेस को अंबानी अडानी वाली बात सुना रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बॉन्ड वाली बात थोड़ी सी क्लियर करूं। आप आंकड़े से खेल रहे हैं, बॉन्ड से खेल रहे हैं। अगर इसको आप पूरा डिटेल में जाएं और पी चिदम्बरम साहब को आपने यहाँ बैठाया होता तो बॉन्ड के खेल को वो आपको अच्छी तरह से बताते कि बॉन्ड लिए ही इसलिए जाते हैं कि आप कैपिटलिस्ट को देख के उसको यूज कराए, उसके पैसे से जब हम पैसा बढ़ाते हैं तो वो हम कर चुकाते हैं। तो इतना तो मुझे भी पता है। तो इन आंकड़ों के खेल में आम आदमी समझ नहीं पाता है, जिसके कारण आप उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मैं फिर कहूंगी भाई साहब, आप 25 साल आगे खीर पूड़ी देने की बात कर रहे हैं, हम आपको फिर से दाल चावल में लेने की बात कर रहे हैं कि भाई गरीबों को, मिडिल क्लास को ये जो 250 रुपए दाल मिल रही है और तेल मिल रहा है, उसके लिए आपने बजट में कोई राहत क्यों नहीं दी। तीसरी बात जो अभी आप बोल रहे थे, मैं दो आपसे प्रश्न करूंगी कि इस बजट में रोजगार सृजन की बात का क्या प्लान था, बजट में क्या जिक्र था। आप देंगे देंगे देंगे, लेकिन भैया कैसे देंगे, 7 साल हो गए और उल्टा आपकी रोजगार जो मिले हुए थे वो भी जा रहे हैं, उसका बजट में कोई जिगर नहीं है। दूसरा, गरीब तक पैसा कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में जो अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि गरीब के पास पैसा पहुंचे, उसके लिए बजट में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आप। और बार बार आप बड़ी बड़ी बातें, आप बुलेट ट्रेन दिखाने का सपना दिए, ठीक है, आप 60 ट्रेनें दिखाने का सपना दिए। मुझे लगता है कि अगर हम पॉइंटेड सवाल रखेंगे तो पॉइंटेड जवाब आएंगे। आपने उनकी बातें सुन ली, मुझे आप बस ये बता जी, आप जवाब दीजिए पहले। मुझे लगता है हाँ, कि ये लोग बहस करना ही नहीं चाहते। ठीक है, इन्होंने एकदम माइंडसेट बना रखा है। 3 करोड़ लोगों को हमने मकान बना के दिया जो गरीबी रेखा के नीचे है। 2 करोड़ गलत हो रहा है। 3 करोड़ लोगों को हमने दिया। आप डाटा जब मैं कोई चीज बात कर दूं तो आप उसको फिर से रिचेक कर लीजिएगा। 3 करोड़ लोगों को हमने दिया मकान, मतलब, और 3 करोड़ लोगों को जो मकान दिया, पहले कांग्रेस के समय जब मैं सांसद बना, आपको पता है एक मकान की कीमत जो है 35,000 रुपए होती थी। 35,000 रुपए में तो एक वॉशरूम नहीं बनता। आज हम उसको 1,35,000 रुपया दे रहे हैं और शहरी क्षेत्र में तकरीबन वो 2.5 लाख रुपया है। तो आपको नहीं लगता? वैसे वो जो कैलकुलेशन निकाल रहे थे, आपने भी देखा होगा ट्विटर पर सभी, कि 80 लाख घर हैं और वो जितना एलोकेशन है उसमें तो सरकार का जो आ रहा है, केंद्र सरकार का हिस्सा, वो 44,000 पर ही आ रहा है। कैसे 44,000? हम तो 2,35,000 रुपया दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 2,35,000 रुपया मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में वो 1,35,000 रुपया मिल रहा है। वहां राज्य सरकार का भी नहीं, राज्य सरकार जहां एडिशनल देना चाहती है वो एडिशनल देती है। ये केंद्र सरकार का अपना योजना है और केंद्र सरकार इतना पैसा देती है। यदि आप यदि पैसा ट्रांसफर करने की बात करते हैं जी, तो हमने तो 3 करोड़ लोगों को लखपति बना दिया भाई साहब। यदि आप देखिएगा तो मिनिमम 3 करोड़ लोगों को यदि लाखों का मकान हमने बना दिया। जब हम बच्चे थे तो क्या सोचते थे अपने बारे में कि 1 लाख रुपया हो तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो 3 करोड़ लोग तो ऐसे लखपति हो गए। फिर इस बजट में हमने 48,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन रखा हुआ है एडिशनल मकान देने के लिए। उसी तरह से शहरों के लोगों को जो है या अमीरों को जो है टोटी वाला पानी मिलता था, आज आप समझिए कि हमने तकरीबन 5 से 8 करोड़ लोगों को, परिवारों को, लोगों को नल से जल दे दिया है। और इस बजट में हमने फिर 60,000 करोड़ का प्रोविजन रखा है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि वहां की रोड की कनेक्टिविटी, जिसके रोजगार की बात कर रहे हैं या अपने सामान को बेचने की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस साल जो है 36% बजट का एनहेंसमेंट है।
ठीक है। यदि मान लीजिए कि 14,000 करोड़ रुपया पिछले साल था, तो इस बार तकरीबन वो 22,000 करोड़ रुपया और नेशनल हाईवेज के लिए प्रधानमंत्री गति योजना है ही, आप बता मैं तो केवल ये ग्रामीण रूरल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। रियली अभी इनका जवाब ले लेते हैं। मजाक समझ रहे थे, अब मुझे रियल में शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है कि आप गरीबों का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। एक तो 1 लाख, लेकिन अगर 80 लाख घर दे रही है सरकार और नल से जल घर घर पहुंचा रही है, तो फिर मजाक कैसे? आवाज की बात कर रहे हैं आप। 1.25 लाख कब से 35,000 से शुरू हुआ और महंगाई के साथ साथ 1,15,000 तो हम लोग के यूपीए के वक्त ही शुरू हो गया था। आप आके 1,35,000 किए। ये इंदिरा आवासी है जो यूपीए की। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं? प्लीज, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। और उसमें भी किसकी छत बनी होती है, किसकी नहीं बनी होती है, वो सब है। और दूसरा, 2022 तक आप लोगों ने टारगेट रखा था कि 4 करोड़ मकान बना लेंगे, जो आपका 2022 तक फुलफिल नहीं हुआ। अभी तक ऑन रिकॉर्ड, जो हम लोग के पास रिकॉर्ड है, 2 करोड़ कंप्लीट हुए। और अब जो आप कह रहे हैं कि 80 लाख आवास और बनाए जाएंगे, ये उसी पैसे का 80 लाख आपने इस साल का आंकड़ा लिया हुआ है। उसी के आप जो 46 लाख करोड़ रुपीस की बात कर रहे हैं, ये उसी का है। ये इस तरह से गरीबों के साथ मजाक, निशिकांत बाबू, यहाँ पे बैठ के अच्छा लगता है, लेकिन गांव के लोगों को अगर आप ये डिटेल में समझा के गांव में जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लोग गांव में घुसने देंगे। चलिए, घर को लेकर आप लोगों की बात हो गई है, क्लैरिफिकेशन सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से आ गया है। अब मुझे एक बात का और क्लैरिफिकेशन दीजिए। वो जो फूड सब्सिडी है इस बजट के अंदर, वो सरकार कह रही है इस वित्त वर्ष में कम हो रही है, घट गई है 80,000 जी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि भाई मार्च 2022 तक जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना सरकार ने चलाई थी इस कोरोना काल में राहत पहुंचाने के लिए, मतलब वो बंद मान ली जाए ना अप्रैल से, यही है ना इसका मतलब? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जी। एक तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में कि जितने लोग कवर्ड हैं और जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजना चलती रहेगी। और उसमें सारी की सारी मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो भारत सरकार देती है। चाहे वो गेहूं और चावल का सवाल हो, 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल पर 22 रुपया से लेकर 26 रुपया तक केंद्र सरकार खर्चा करती है। और राज्य सरकार उसमें से 1 और 2 रुपया जोड़कर वो किसी को कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं, किसी को 1 रुपये में दे रहे हैं। तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में सब्सिडाइज्ड राशन है वो मिलता रहेगा। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक रही है। जी। हमने कोरोना काल में किया ये है कि हम उनको फ्री दे, मुफ्त राशन दे रहे थे, बिल्कुल। और राज्य सरकार के भी सारे चीजों को हमने ओन कर रखा है, केंद्र सरकार ने। जैसे कि रूडी जी ने मेरे पहले कहा कि 1 लाख करोड़ का बॉन्ड हमने इसीलिए दिया कि राज्य सरकारें सारी डिफंक्ट हैं। आप ये समझिए कि मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड, उसको बिजली को देने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिल रही है। इस कारण से केंद्र सरकार ने यह सोचा कि हमको राज्य के साथ, चूंकि राज्य यदि नहीं चलेगा हमारे साथ, तो 1 लाख करोड़ रुपया इस बार एडिशनल उसने रखा है कि हम तुमको बॉन्ड के माध्यम से फ्री इंटरेस्ट पे तुमको पैसा देंगे, जिससे कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उस योजना को कम से कम फुलफिल करते रहो। और यही कारण है कि यदि राज्य सरकार सहयोग करती रहेगी तो सब्सिडाइज्ड फूड उनको मिलता रहेगा। हम केवल मार्च के बाद उनका जो बर्डन हम अपने माथे पर लिए हुए थे, 1 रुपये 2 रुपये का जो बर्डन लिए हुए थे, हमने कहा कि यदि तुम उसको साथ चलाना चाहते हो तो हमने 1 लाख करोड़ का जो है तुमको बॉन्ड रख दिया है, तुम उसको चलाते रहो, हम तुमको असिस्टेंस देने को तैयार रहे हैं। इसीलिए वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गरीबों को तो जो सब्सिडाइज, जैसे मेरे जैसे राज्य में 86% गरीबों को जो है ये मिलता है, वो तो ठीक है, मिलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं, केवल 1 रुपया और 2 रुपया जो उनको देना पड़ता है वो भी अभी नहीं देना पड़ता है। वो मार्च के बाद जो है हम उसको बंद करेंगे, या मान लीजिए प्रधानमंत्री जी जो फैसला करेंगे, लेकिन मार्च तक के बाद यही आज की स्थिति। ठीक है निशिकांत, इसका मतलब है कि खास सुरक्षा जो यूपीए लेके आई थी 85% को, जिसमें अर्बन और रूरल एरिया दोनों को लिया गया था, आप फेलियर हो रहे हैं आप उनको देने में। इसलिए आपने अभी मेरे को भी क्लियर करने दीजिए, ये कैसे इंटरप्रेट ये खास सुरक्षा है। हाँ। जो 2 रुपया 3 रुपया चावल और गेहूं मिलता है, ये खास सुरक्षा जो यूपीए लेकर आई थी, जरा उन्हें भी बताएं। और आपने अनाज में क्या इस बजट में 80,000 करोड़ की कटौती की है उनके अनाज में? और अभी आप बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सुरक्षा तो जारी रहेगी ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा। अभी ये जो कह रहे हैं कि हमने उनको कोरोना काल में आपने 1 रुपया और फ्री का बात जो कह रहे हैं आप, राज्य के भी बर्डन को जो केंद्र ने अपने पास रख लिया था,
हम ये कह रहे हैं कि ये अब खाद्य राज्य को सुरक्षा यूपीए लेकर आई थी और ये सेंट्रल की योजना थी, जिसमें 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल की योजना थी, जिसमें आप 80,000 करोड़ की कटौती कर चुके हैं। ये सही है कि गलत है, यह बता दीजिए। हम तो देते ही रहेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार जो उसमें 1 रुपया और 2 रुपया मिलाती थी, जिसको केंद्र सरकार ने ऑन कर लिया था कि राज्य सरकार को कोरोना वो, में, वो 1 कोरोना रुपया काल और में, 2 रुपया भी नहीं देना कोरोना है। काल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि वो सवाल रह गया के शेप वी शेप रिकवरी वाला, मुझे लगता है उस पर भी एक गर्मा गर्म बहस यहां पर हो सकती थी आप दोनों के बीच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।